गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू डेटेड अगस्त 23। तो फर्स्ट पेज पे हमें दो बॉडीज़ देखनी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट कैसी है? मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज मैंडेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। तो एनफोर्समेंट यूनिट बनी थी, उसके बाद इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और ये चार जो मैंडेट्स हैं इसके, वो कौन कौन से हैं जिसमें ये इन्वेस्टिगेट करती है? तो फेमा तो आपको पता ही है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड पीएमएलए ऑफ 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड दो और जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है वो है कोफेपोसा ऑफ 1974, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, एंड लास्ट वन इज FEOA, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018। ओके, किस में आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सीबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं? 1963 में स्टैब्लिश हुई थी MHA के रेजोल्यूशन से, बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, डिपार्टमेंट ऑफ DOPT में, पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। उसके बाद सांतानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी, और ये अपने पावर्स कहाँ से ड्राइव करती है? DPSE से, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। ठीक है, और हम पहले ये भी डिस्कस कर चुके हैं 2 बार कि इनका जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं उसको कैसे अपॉइंट करती है। 3 मेंबर बॉडी जिसमें PM हेड करते हैं उसको, दूसरे 2 अदर मेंबर्स कौन से होते हैं? CJI होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन द पेज नंबर 3, नर्मदा रिवर के बारे में आया है। तो नर्मदा रिवर आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फैक्ट्स देख लेते हैं हम। ये सबसे पहली बात, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम माइकाल रेंज नियर अमरकंटक MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसको रेवा रिवर भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट से पास करती है? इट फ्लोज थ्रू द गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? कोलार, शक्कर, दोदेर, तवा एंड हिंद। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? मैसूरू, कर्नाटका। ओके, आपको याद रखना है। मूविंग फर्दर ऑन टू द पेज नंबर 4, यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया प्ली टू स्टॉप द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इन मॉस्क्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे प्ली गई थी कर्नाटका हाई कोर्ट में कि जितने भी ये अजान देते हैं लाउड स्पीकर्स मॉस्क के, उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पेटिशनर के काउंसिल ने फ्रेज यूज़ करा था अल्लाह अकबर, विच मीन्स अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ अदर फेथ्स व्हेन अटर्ड यूजिंग लाउड स्पीकर इन द मॉस्क। तो यहाँ पे ये पेटिशन गई थी। तो यहाँ पे मेनली आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 कन्फर्स द फंडामेंटल राइट ऑन पर्सन टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड रिलीजन। ठीक है, और आर्टिकल 26 क्या है? और ये आर्टिकल 25 और 26 दोनों दे बोथ आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। ठीक है, और आर्टिकल 26 में क्या है कि हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को यहाँ पे राइट है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, और वो अपना मैनेजमेंट खुद, मतलब अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं रिलेटेड टू द रिलीजन। ठीक है, वो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ये एक्वायर करेंगे उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस होगा? इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 25 और 26 याद रखना है। इसमें क्या था? पर जो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, यहाँ पे कोर्ट ने इस प्ली को तो रिजेक्ट कर दिया है, बट कोर्ट ने ये बोला है कि नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स ऑफ 2000 के अंडर में ये रिलीजियस प्रैक्टिस जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जो अजान देना है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, दे आर सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिर इसलिए इसी के चलते जो बेंच है उसने डायरेक्ट किया था अथॉरिटीज़ को कि इसको इम्प्लीमेंट करना है कि नॉइस ना हो। ओके,
मूविंग फर्दर ऑन टू द पेज नंबर 7, यहाँ पे आंगनवाड़ी के बारे में आया है कि कैसे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, बट जो आंगनवाड़ी में एजुकेशन होती है स्किल बेस्ड होती है, स्किल बेस्ड लर्निंग होती है, वो कैसे अलग होती है, तो वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एज वी कम टू द इंडिया एट 75, द आंगनवाड़ी स्कीम पार्ट ऑफ ICDS। ICDS कैसी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। ICDS scheme is designed to support all children under 6 with 0 से 6 साल के चिल्ड्रन को मेनली यहाँ पे सपोर्ट कराया जाता है विद न्यूट्रिशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन नीड्स। ठीक है। तो ऑथर बोलता है कि अगर ये जो डिज़ाइन करी गई है ICDS में आंगनवाड़ी की स्कीम, अगर इसको हम राइटली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम एक इंडिया के एज अ लीडर इमर्ज होगा इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। ठीक है। और ये हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो डिलेड है उसकी भी कमी को पूरा करेगा। However, while across India over 70% of the children are enrolled in आंगनवाड़ीज, they are plagued by low attendance। यहाँ पे क्या है, ऑथर बोलता है कि यहाँ पे 70% आंगनवाड़ी में एनरोलमेंट तो है, बट इनकी अटेंडेंस बहुत कम है। अटेंडेंस का रीज़न क्या है? वो है पेरेंट्स। ठीक है। Enrollment rates for primary school reaching over 90% are direct consequence of link of in parents mind that education leads to opportunities for a better life। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर उनका बच्चा पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा और तभी उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू अर्न अ गुड लाइवलीहुड। ठीक है। बट क्या होता है कि जो एजुकेशन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो आंगनवाड़ी सिस्टम है ECC, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस आ जाता है। जो एक्सपेक्टेशन होते हैं और जो वहाँ पे उनको एजुकेशन मिलती है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है। Those of us in the ECC space often claim to know that parents should want their children better than they know themselves। यहाँ पे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो अपने आप से बेटर उनको देखना चाहते हैं। ठीक है। In the surveys that were conducted repeatedly with rural and urban parents of 3 to 6 years old child, over 80% of the parents consistently tell us that their kids best pathway for social mobility through education is while learning English। तो यहाँ पे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है। यहाँ पे जो सर्वे कंडक्ट किया गया था 3 to 6 years पे के चिल्ड्रन के पेरेंट्स पे, उन्होंने वहाँ पे पता लगा कि 80% जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा तो उसकी सोशल मोबिलिटी होगी अपवर्ड्स। ठीक है। that is why they look for मतलब that is what they look for when they enroll and send their children to learning center। तो यही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आंगनवाड़ी में अगर मेरा बच्चा जाए तो वो इंग्लिश सीख के आए। ठीक है। तभी उसको उनके, क्योंकि उसके माइंड में टैबू है कि तभी वो अपवर्ड मूव कर पाएगा। लेकिन क्या होता है कि आंगनवाड़ी सिस्टम विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशन डू नॉट फुलफिल पेरेंट्स डिमांड्स। इनकी पेरेंट्स की डिमांड नहीं फुलफिल कर पाता है। जो ECC करिकुला होता है फॉर डिफरेंट स्टेट्स, इंस्टेड फोकस, क्योंकि वो फोकस करता है ECC का जो करिकुला है। ठीक है। उसमें जो सिलेबस होता है वो फोकस करता है लोकल लैंग्वेज ड्रिवन एंड प्ले बेस्ड पेडागॉगी रिकमेंडेड बाय लीडिंग। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज में बेस्ड होते हैं आंगनवाड़ी। ठीक है। एजुकेशन जो होती है उसमें लर्निंग। ठीक है। और प्ले बेस्ड होते हैं लर्निंग की, मतलब खेल खेल में बच्चे को अच्छे से सिखा दो सब कुछ, उस पर प्रेशर ना है, रोड लर्निंग का प्रेशर नहीं है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों को ABCD काउंटिंग ये सब इतना उसको प्रेशराइज कर देते हैं शुरुआत से कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है। वो प्ले बेस्ड लर्निंग नहीं है। यही यहाँ पे ऑथर का पॉइंट है कि जो the ECC curricula for different states instead of focus on local language driven play based pedagogy recommended by the leading educators for this age group. They prescribe free and guided play based activity based learning facilitated by skilled educator without much thought given to how parents might perceive the learning of this sort। तो यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे एक पेरेंट का ये बोलना था कि योर किड शुड स्टडी एंड आवर शुड प्ले, कि उनको पता है कि यहाँ पे
तो वहाँ पे क्या कहते हैं, पेरेंट का ये बोलना है कि आपका बच्चा पढ़े और मेरा बच्चा यहाँ पे खेले, तो ये मतलब ये दिखाता है कि उनका सपोर्ट कैसा है, ठीक है, उनके माइंड में चीज़ों को लेके चीज़ें कैसी हैं, एजुकेशन को लेके आंगनवाड़ी में क्या है, ठीक है। लो अटेंडेंस इन आंगनवाड़ी इज अ ट्रेजेडी फॉर इंडियाज चिल्ड्रन डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस द आइडियल प्री स्कूल हैज स्किल्ड फैसिलिटेटर who ensures that children spend most of their time in free and guided play. It includes exploring and manipulating their physical environments to develop early language, early numeracy, social, emotional, executive functions, and motor skills at rate of neuronal activity that they will never get back once they get older. तो यहाँ पे बताया कि आंगनवाड़ी में कितने इम्पोर्टेंट उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जिसमें जो एरियाज कवर होते हैं वो होते हैं to develop early language, early numeracy, social, emotional, executive function and motor skills, जो कि इसी एज ग्रुप में डेवलप हो पाते हैं, बड़े होके वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्ले बेस्ड लर्निंग हो, ठीक है। Attending the Anganwadi for prescribed 2 hours a day helps the children build critical skills by playing with inexpensive locally made indestructible toys in group setting। तो इससे ग्रुप स्किल्स भी आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर बोलता है कि अगर हमें इन दो चीज़ों को, एक्सपेक्टेशन और यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, यहाँ पे हमको अगर ब्रिज गैप करना है, गैप मतलब ब्रिज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑथर फिर बोलते हैं कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट होती है, इवन मैथ्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा उनको अर्ली स्टेजेस पे आंगनवाड़ी में अगर हम इंग्लिश और मैथ्स दोनों सिखाएं, ठीक है, तो फिर उनको अब बड़े चल के मतलब बड़े होके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि जो क्योंकि बचपन का ही जो डर होता है वही बड़े होके हमेशा साथ में रहता है। अगर बचपन में मैथ्स का अगर उनके बच्चों के अंदर डर निकल जाएगा तो वो इजीली उनको आगे कॉप अप कर पाएंगे विद द मैथ्स। गिविंग चिल्ड्रन अ पेंसिल टू स्क्रिबल फॉर अ फ्यू मिनट्स अ डे ऑफ कोर्स विदाउट मेकिंग देम राइट लेटर्स एंड नंबर्स एंडलेसली इज अ ग्रेट वे टू सपोर्ट देयर फाइन मोटर स्किल्स एंड लेटर राइटिंग। एग्जिबिटिंग द वंडर ऑफ मैथ्स थ्रू फन एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पे आप मैथ्स अगर उनको सिखा देते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा ऑन द लेटर स्टेजेस। आंगनवाड़ी सेंटर्स कैन फॉलो रेगुलर डेली शेड्यूल्स दैट बैलेंस द टाइम स्पेंड ऑन सेल्फ डायरेक्टेड फ्री प्ले एंड teacher-led activities focused on developing cognitive literacy and numeracy skills. They can also conduct regular शिक्षा चौपाल्स। यहाँ पे ये भी बताया कि शिक्षा चौपाल्स कंडक्ट कर सकते हैं आंगनवाड़ी, जिसमें वो पेरेंट और टीचर मीटिंग में ये बता सकते हैं कि हम कैसे उनके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ओके। और उनका जो नोशन है, प्री नोशन है कि आंगनवाड़ी में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ खेल कूद होता है, तो उसको चेंज करा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे however changing ECC curricula to make room for parents mindsets in short term does not mean that that we accept the mindsets of or perception that is given as a perception as a given in the long term, especially as they relate to genuinely unproductive practices like rote based memorization, heavy learning at the early stage. We have sufficient तो यहाँ पे यही बोला है कि ये शॉर्ट टर्म में हमें जो इनको गैप ब्रिज करने वाली बात करी है कि कैसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों पढ़ा के, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। ये मतलब ये कोई नॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पे प्ले बेस्ड लर्निंग ही रहेगी। और काफ़ी एविडेंसेस हैं, ठीक है, पास्ट एग्जांपल से कि हम मास मूवमेंट से कैसे उनके चेंज ला सकते हैं, ठीक है, और कैंपेन्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं चेंज लाने के लिए बिहेवियर में, ओके। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे अम्ब्रेला ICDS है, तो फिर अम्ब्रेला स्कीम्स होती हैं जिसमें और भी स्कीम्स आती हैं। तो और कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, हमने आंगनवाड़ी तो देख ली, नेशनल क्रैश स्कीम, ठीक है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, पोषण अभियान, ये भी कवर होते हैं अंडर द ICDS। यहाँ पे पेज नंबर 7 पे यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि ये चार्ट नंबर जो 3 है यहाँ पे, इट्स द शोज द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट शेयर ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इन लाख करोड़, जो कि स्टेडली इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे डिक्रीज भी हुआ है, इंक्रीज हुआ है जिगजैग मैनर में, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये मेनली ये है कि सेंटर और स्टेट में कैसे जो मनी है उसमें मतलब जो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यूज में कितना डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि कोविड के बाद मेनली जो स्टेट्स हैं उनकी जो स्टेट्स की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी, बिकॉज उन्होंने पहले ही उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना और लोन वेवर किए थे फार्मर्स के। उसके बाद फिर पेंडेमिक आ गया, उसके चलते उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बिल्कुल लो हो गया था। ठीक है, पर यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर के पास क्या होता है, सेंटर क्या करती है कि अपना सेस लिवाई कर लेती है और जो है सरचार्ज लिवाई कर लेती है। ठीक है, तो उससे उसका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो पूरा हो जाता है, बट स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इवन और जब से स्टेट गवर्नमेंट्स ने जीएसटी फॉलो करा है तब से उनका रेवेन्यू में काफ़ी शॉर्टफॉल आया है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो चार्ट 1 है वो दैट शोज द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टोटल शेयर। यहाँ पे शेयर कितना है 62.7%, मतलब अराउंड 63%, एंड यहाँ पे 37% यहाँ पे स्टेट्स का शेयर है रेवेन्यू कलेक्शन में। पर जो मेनली जो एक्सपेंडिचर है वो कौन करते हैं, स्टेट्स करते हैं। एक्सपेंडिचर यहाँ पे स्टेट्स करते हैं और सेंटर का यहाँ पे इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता है। इवन जो फाइनेंस कमीशन 15 ने अंडर द एन के सिंह उन्होंने जो बताया था कि हमें कितना सेंटर को और देना चाहिए, कितना मतलब कितना और टैक्स देना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स में से कितना और शेयर वो करना चाहिए, डेवल्यूट करना चाहिए। तो उसमें भी सेंटर ने फाइनेंस कमीशन की पूरी बात नहीं मानी है, काफ़ी शॉर्टफॉल है, काफ़ी गैप है यहाँ पे। ठीक है, ये आप GS 3 में आंसर लिखते वक्त अपना ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे फिर ये बताया कि यहाँ पे जो सेशन जो मैं आपको बताया था कि सेशन सरचार्ज लिवाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना ये सेस और सरचार्ज जो है ये स्टेट्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कि 2004 एंड 5 में सिर्फ 11% ऑफ द टैक्स ये आता था, अब ये 20% तक पहुँच गया है। तो यही है। मूविंग फर्दर, यहाँ पे बात करी गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और CCI की, ये दो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो हमें स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, तो ये स्टैंडिंग कमेटी कैसी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी का एक वो होता है, टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्ट्स देख लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू प्रीलिम्स। तो ये 21 मेंबर बॉडी होती है, सॉरी 31 होती है, जिसमें से 21 कहाँ से आते हैं, आपके लोकसभा से आते हैं, बाकी जो 10 आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। लोकसभा में कौन उनको करता है, स्पीकर करता है, यहाँ पे चेयर अपॉइंट करता है, चेयर यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट करता है। पर इस जो कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर करता है अपॉइंट, एंड इसमें मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, एंड अगर कोई मिनिस्टर इसका पार्ट मतलब कोई जैसे कि अगर कोई मिनिस्टर बाद में मिनिस्टर बनता है, पहले उसका पार्ट होता है, तो उसी दिन से वो दैट्स ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी। उसके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या करती है ये कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 को देखती है। ठीक है, इसका मैंडेट यही है। और ये कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 किसको हटा के आता है, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969 को हटा के आया था, किसके रिकमेंडेशन पे, राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको याद रखना है। अगर आपको और कॉम्प्रिहेंसिवली आपको और पेपर्स के बारे में जानना है, न्यूज़पेपर्स या फिर करंट अफेयर्स जो कि आपके मेंस और प्रीलिम्स में हेल्पफुल होंगे, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे प्रियंका मैम का करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।